हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे, देखिए आज हम सीखने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस दी हुई हो टू वेरिएबल्स के अंदर, तो हम उसका सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग क्रैमर रूल। तो बहुत इजी मेथड है, लेकिन इंपॉर्टेंट मेथड है। हम टू वेरिएबल्स का भी सीखेंगे और साथ में हम थ्री वेरिएबल्स का भी सीखेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले सीखने जा रहे हैं टू वेरिएबल्स का। और देखिए अब जो हमारी इक्वेशन होती है टू वेरिएबल्स में, वो इस टाइप की होती है। ये मैंने वर्किंग रूल लिखा हुआ है, देखिए ये आप 10th क्लास में या लोअर क्लासेस के अंदर आपने कहीं ना कहीं ये इक्वेशंस देखी है, इस टाइप की। देखिए ये इस टाइप की इक्वेशन, ये मैंने इसका एग्जांपल करवाने जा रहा हूं मैं आपको। ये एग्जांपल है और ये मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। यानी कि कुछ आपको दिया होगा नंबर, उसके साथ एक वेरिएबल दिया होगा, जैसे एक्स दिया है, प्लस सेकंड नंबर, उसके साथ वेरिएबल वाई इक्वल टू थर्ड नंबर। ऐसे ही यहां पर कोई एक नंबर दिया होगा, कुछ भी दिया हो सकता है, साथ में एक वेरिएबल प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, और फिर उसके बाद B2 यानी दूसरा नंबर, और फिर वेरिएबल और इक्वल टू कोई और नंबर हमारा। तो यानी कहने का मींस ये है, यहां पर कुछ नंबर दिए होंगे और टू वेरिएबल्स दिए होंगे, और सोल्व करने का मतलब होता है हमें वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। यानी हमें क्या करना है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकाल कर दिखानी है, जिससे ये इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जिसके रखने से इक्वल हो जाए, वो हमें निकालनी है। तो देखिए जब भी हमें टू वेरिएबल्स की इक्वेशन दी होती है, तो हमारे तीन सॉल्यूशन हो सकते हैं। तीन सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं? यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, यानी कि x की भी कोई डेफिनेट वैल्यू आएगी और y की भी कोई डेफिनेट वैल्यू आएगी। दूसरा क्या हो सकता है हमारे पास? हो सकता है कि हमारे पास x और y की ऐसी इनफाइनाइट वैल्यू आती हो, जिनके रखने से ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो रही हो। यानी कि ये दोनों इक्वेशन एक साथ सेटिस्फाई हो रही है, ऐसी इनफाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है। तब हम कहते हैं कि हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। और ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी वैल्यू आती ही नहीं हो एक्स और वाई की, जो वेरिएबल हमें गिवन है, कि जो इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करवा दे। यानी कि मैं एक्स और वाई की मुझे कोई वैल्यू मिलेगी ही नहीं, जिसके रखने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये भी इक्वल आ जाए और ये भी इक्वल आ जाए। तो हमारे तीन केस बनते हैं। तो हम पहला केस डिस्कस करने जा रहे हैं, केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। अब देखिए यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, तो इसके लिए देखिए अब सबसे पहला स्टेप तो सेम रहेगा तीनों केसेस के अंदर, यूनिक सॉल्यूशन में भी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में भी, और नो सॉल्यूशन में भी। तो वो थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, वो मैं आपको बताता रहूंगा किस तरीके से हम करेंगे। मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए आपको ये इक्वेशन दी हुई है, पहला स्टेप आप क्या करेंगे, जो भी आपको गिवन इक्वेशन है वो आप इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म में उसे एक्सप्रेस करेंगे। मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करना है, देखिए आप फर्स्ट रो में क्या लिखेंगे, जो x का वेरिएबल है, x का कोफिशिएंट है वो लिखेंगे, और फिर जो y का कोफिशिएंट है वो लिखेंगे फर्स्ट रो में। और उसके बाद सेकंड रो में क्या लिखेंगे, जो x का कोफिशिएंट है नेक्स्ट इक्वेशन में वो लिखेंगे, और जो y का कोफिशिएंट है देखिए यहां पर B2 है वो लिखेंगे। तो यहां से आपकी हमेशा 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स बनेगी। और साथ में फिर आप एक कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे, वो हमेशा फिक्स रहेगी, और यहां पर वेरिएबल आ जाएंगे, जैसे यहां पर हमारे वेरिएबल x और y दिए हुए हैं। और दिस विल बी इक्वल टू, जो ये राइट हैंड साइड पर दी हुई है जो नंबर दिए हुए हैं, उनसे हमारी एक और कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी। ये A3 और B3 है, तो ये मैंने लिख दी है रेड पेन से, क्योंकि इनका यूज इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर, इसलिए मैंने ये रेड से लिख दिए हैं। आपको एक ही पेन यूज करना है, वो मैं समझाने के पर्पज से लिखा है इसे। तो आप देखिए, अब मैं फर्स्ट स्टेप अगर करूं इस क्वेश्चन के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, देखिए आप x का कोफिशिएंट लिखेंगे, देखिए कितना है, 2 है। y का कोफिशिएंट क्या है, -1 है। देखिए y के साथ कुछ नहीं है, इट मींस 1 है, और ये माइनस का साइन है तो इसलिए -1 है। ये जरूर ध्यान रखना है, माइनस की मिस्टेक आपने नहीं करनी है। इधर यहां पर देखिए x का कोफिशिएंट 3 है और इधर 5 है, और यहां पर आप लिखेंगे x और y कॉलम मैट्रिक्स के अंदर, और दिस विल बी इक्वल टू 17 एंड 6, यानी कि ये। तो ये आपने एक्सप्रेस किया इसे मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म में। अब देखिए उसके बाद दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप
आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। D मींस डिटर्मिनेंट, कैपिटल D से हम शो करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे किसका, जो ये मैट्रिक्स बनी है हमारी 2 क्रॉस 2 उसका। तो देखिए ये आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे और ये नॉट इक्वल टू 0 अगर आता है, ये आ भी सकता है 0 और 0 ना भी आए। अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है यानी कि 0 नहीं आता, इट मींस ये होगा कि हमारा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। वो बात हम लिखेंगे भी। तो अब यहां पर देखिए आप इस केस में सेकंड स्टेप में अगर D निकालते हैं तो हम क्या निकालेंगे, 2 - 1 3 5 का डिटर्मिनेंट। तो आप निकालिए, बिल्कुल सिंपल है। 2 की मल्टीप्लाई 5 से होगी 10, माइनस का साइन लगाएंगे और उसके बाद 3 की -1 से होगी तो -3। तो ये आपका देखिए 10 और ये माइनस माइनस प्लस 3 यानी कि 13 आया है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इट मींस क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा हमारा। तो ये हमें लिखना भी है कि कौन सा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो जब भी D नॉट इक्वल यानी 0 नहीं आएगा तो इट मींस हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है x की भी कोई एक डेफिनेट वैल्यू आएगी और y की भी एक डेफिनेट वैल्यू हमें मिलने वाली है। तो देखिए यहां से हमारा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये देखिए मैं नॉट इक्वल टू 0 को रेड से इसलिए लिखा है कि ये इंपॉर्टेंट है यूनिक सॉल्यूशन के लिए कि हमारी D की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आनी चाहिए। अब आप देखिए D1 हम निकालेंगे और D2 हम निकालेंगे। D1 देखिए, D1 कैसे निकालना है, देखिए मैंने ये इसलिए रेड का यूज किया था यहां पर। जो ये आपकी राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स बनी थी, इसके जो ये दो एलिमेंट थे ये आप फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। किसके फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, जो ये डिटर्मिनेंट बना है इसके फर्स्ट कॉलम में। देखिए इसके फर्स्ट कॉलम में मैंने ये हटा दिए A1 B1, यानी जो लिखा था उसको हटा दीजिए। आप ये लिखेंगे जो ये राइट हैंड साइड पे बना है, ये जो नंबर यहां दिए होंगे वो लिखेंगे हम फर्स्ट कॉलम में और सेकंड कॉलम एज चीज रहेगा। और D2 में क्या होगा, यानी कि ये जो नंबर है हम सेकंड कॉलम में लिखेंगे, इसी के D के ही सेकंड कॉलम में लिखेंगे। ये वाले हटा दिए हमने और ये देखिए ये नंबर लिख दिए और ये वाले नंबर एज चीज रहेंगे। तो ये यहां पर आपने ध्यान रखना है, जो हमने काम किया है दोनों केसेस में D के साथ किया है। D में एक बार फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करेंगे और एक बार सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे। जब फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करेंगे तो सेकंड कॉलम सेम रहेगा और जब सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे देखिए तो फर्स्ट कॉलम जो है वो D वाला सेम रहता है और फिर इनका डिटर्मिनेंट हम निकाल लेंगे। तो आप देखिए यहां पर अगर मैं D1 निकालूंगा तो D1 के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम, ये आपका फर्स्ट कॉलम है देखिए D का, इसको रिप्लेस करेंगे किससे, इन नंबर से। तो यहां पर आ जाएगा आपका 17 और 6 और ये जो सेकंड कॉलम है ये आपका एज चीज रहेगा। इसी तरीके से जब हम D2 निकालेंगे तो D2 जब आप निकालेंगे तो इस D का सेकंड कॉलम चेंज हो जाएगा। देखिए ये D सेकंड कॉलम की जगह ये नंबर्स आ जाएंगे जो राइट हैंड साइड पर आपको दिए हुए हैं और फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा, यानी कि ये 2 3। तो अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। ये देखिए 17 5 85 माइनस 6 को -1 से करेंगे -6 यानी 85 प्लस 6 91 आपका आ रहा है। और यहां पर 2 6 12 माइनस 17 को 3 से करेंगे 51। इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो 51 माइनस 12 करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 11 माइनस 2 9 4 माइनस 1 3 39 आएगा और उसके साथ साइन माइनस का आएगा। माइनस का साइन किस लिए आएगा, क्योंकि बड़े डिजिट का हम साइन यूज करते हैं। तो देखिए हमारा ये स्टेप भी हो गया, फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप बिल्कुल इजी है, हमें x की वैल्यू मिलने वाली है, y की। x की वैल्यू निकालने का फार्मूला है d1/d। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, d1/d करेंगे आप, और यानी कि d1 देखिए आपका कितना आया है 91 और d आपका आया है 13। तो अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 7, यानी कि हमारी x की वैल्यू आई है 7। अब y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, देखिए आपने d2/d करना है। d2/d अगर आप करते हैं, d2 की वैल्यू आपकी -39 है और d की वैल्यू आपकी 13 है, ये कैंसिल करते हैं तो आपका आ जाता है -3, यानी x आपका 7 आया है और y आपका -3 आया है।
दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन आया है। तो देखिए एक डेफिनेट वैल्यू x की आई है और एक y की आई है, वो कुछ भी आ सकती है, यानी फिक्स वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब आप ये चेक कर सकते हैं आपका आंसर ठीक है या नहीं। कैसे करेंगे, आप किसी भी किसी भी एक इक्वेशन में रखकर देख लीजिए, x की जगह 7 और y की जगह -3, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी इक्वल आएगी। तो देखिए मैं इसमें रखकर देख रहा हूं, 2x की जगह लिखिए, देखिए 7 मैंने लिखा, माइनस y की वैल्यू आपकी -3 आई है, ये मैंने -3 लिखा, तो 14 और ये +3 और ये किसके इक्वल आया, 17 के। देखिए राइट हैंड साइड में 17 है। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं इजीली, ऐसे ही इसको इसमें भी रखकर देख सकते हैं। आप रखिए, देखिए 7 रखिए, x की जगह 7 3 21 आएगा, और इसकी जगह आप -3 रखिए, तो यहां पर -3 को 5 से करेंगे 15 आएगा, यहां 21 या -15, 21 - 15 इक्वल टू 6 आपका आ रहा है। तो यानी कि ये दोनों की दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इट मींस आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो आप अपना आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं कि जो मैंने क्वेश्चन किया है वो ठीक है या गलत है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम कर रहे हैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन, इसी में देखिए अब हम करेंगे केस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, कि हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब आएंगे। तो देखिए अब ध्यान से, आप पहला स्टेप सेम रहेगा, सेकंड स्टेप देखिए, D2 हमारा क्या आएगा, अब 0 आए। अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 आए, अब देखिए जब 0 नहीं था तब तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। जब D 0 होता है तो आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, आपका नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, यानी कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, ऐसे भी हो सकता है। तो अब वो कैसे पता चलेगा हमें, तो वो देखिए वो मैं बताने जा रहा हूं। D आपने निकाला इक्वल टू 0 आया, D1 आपने निकाला इक्वल टू 0 आया, और D2 आपने निकाला इक्वल टू 0 आया। यानी आपका अगर D भी 0 आता हो, D1 भी 0 आता हो, D2 भी 0 आता हो, इट मीन्स ये होता है कि ये सब 0 आ रहे हैं अगर हमारे, तो हमारा इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, यानी एक से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे। एक से ज्यादा कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे, यानी ऐसी बहुत सारी वैल्यू होगी जिसके रखने से ये इक्वेशंस क्या हो रही होगी, सेटिस्फाई हो रही होगी। वो कैसे निकलेंगे वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए अब यहां पर अगर आपका D भी 0 आए, D1 भी 0 आए और D2 भी 0 आए, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। और वो निकलेंगे कैसे, वो मैं आपको फिर क्वेश्चन में ही एग्जांपल से समझा दूंगा। और अगर देखिए अगर आपका D इक्वल टू 0 आता है, लेकिन एनी वन ऑफ D1 एंड D2 इज नॉट इक्वल टू 0, और इन दोनों में से कोई एक नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, हो सकता है वो ये 0 ना आए या ये 0 ना आए, हो सकता है दोनों ही 0 ना आए। तो अगर D 0 है, तब की हम बात कर रहे हैं, तो D 0 है तो दो केस अराइज होंगे, या तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, या फिर हमारा क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, यानी कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो अब देखिए आपने D 0 निकाला, फिर D1 और D2 निकालेंगे और वो भी 0 आए, तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे। और अगर D 0 है लेकिन D1 और D2 में से कोई भी एक या दोनों 0 नहीं है, तो हमारा नो सॉल्यूशन होगा, यानी कि कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जब हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो या हमारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो, तब हम बोलते हैं कि जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट कब होता है, तो मैं यहां लिख रहा हूं, कंसिस्टेंट कहलाता है इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट नो मैटर यूनिक और इनफाइनाइटली। तो यानी और इनकंसिस्टेंट कहलाता है इफ सॉल्यूशन
डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये दो बातें भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसका भी यूज हो सकता है एग्जाम के अंदर लिखा जाता है कई बार, प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, चाहे हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता हो चाहे हमारा यूनिक सॉल्यूशन आता हो, तब हम कहेंगे कि जो ये इक्वेशंस दी हुई है ये कंसिस्टेंट है। और जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी नो सॉल्यूशन का केस हो, उस केस में हम कहते हैं कि हमारी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए अब हम एग्जांपल करने लगे हैं, ये वाला ये एग्जांपल लिया है, देखेंगे अब यहां से हमारा कौन सा केस बनेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस बनेगा या हमारा नो सॉल्यूशन का केस बनेगा। तो देखिए सबसे पहले स्टेप वही है, हम इसे मैट्रिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। आप इसे लिखेंगे तो ये x का कोफिशिएंट 1, y का 2, x का 4, y का 8 और यहां पर आप लिखेंगे xy और यहां पर आप लिखेंगे 3 और 12। तो अब आप निकालेंगे यहां पर d। स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं, सेम स्टेप चल रहे हैं हमारे। तो 1 2 4 8, तो देखिए 8 बन जा 8 माइनस 4 2 जा 8 इक्वल टू 0, यानी कि d हमारा 0 आ गया। d 0 आने का मीन्स अब सॉल्यूशन क्या हो सकता है, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो अब हमें d1 और d2 निकालने के बाद पता चलेगा कि हमारे सॉल्यूशन कैसे हैं, हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो अब देखिए, अब आप d1 निकालिए। d1 कैसे निकलता है वो मैं बता चुका हूं। फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करेंगे राइट हैंड साइड में जो गिवन है उससे, और सेकंड कॉलम एज इट इज रहेगा। d2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, d2 निकालने के लिए सेकंड कॉलम रिप्लेस होगा इससे जो राइट हैंड साइड पर दिया हुआ है, और फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा d का। ये ध्यान रखना है, d की बात कर रहे हैं हम बार बार। तो यहां पर 8 3 जा 24 माइनस 12 2 जा 24 इक्वल टू 0। यहां पर 12 माइनस 4 3 जा 12 इक्वल टू 0। तो आपका देखिए d भी 0 आया है, d1 भी 0 आया है और d2 भी 0 आया है। इट मींस ये आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट। तो हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी लिख देते हैं, एक ही बात है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेंगे, अब वो कौन कौन से होंगे, वो कैसे निकालते हैं वो सीखिए। तो देखिए अब आपको ये इक्वेशन दी हुई है x प्लस 2y इक्वल टू 3 और 4x प्लस 8y इक्वल टू 12। आप इसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू अपने आप ले सकते हैं, यानी हम लेंगे जैसे लेट x इज इक्वल टू, आप y लीजिए x लीजिए, दोनों में कुछ भी ले सकते हैं। तो y को मैंने k ले लिया, यानी k कुछ भी नंबर हो सकता है। तो अब यहां से देखिए, अगर मैं यहां से y निकालता हूं फर्स्ट इक्वेशन से, इसे कहिए आप इक्वेशन नंबर 1 और इसे कहिए इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 किसी से भी निकाल लीजिए सेम वैल्यू आएगी, किसी एक से निकाल सकते हैं। देखिए अब यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए x प्लस 2y किसके इक्वल है, 3 के। x प्लस y की वैल्यू आपने k ली है, वो इक्वल टू 3, यानी x आपका आ जाएगा 3 माइनस 2k। यानी आपका जो सॉल्यूशन आया है वो ये आया है कि x इज इक्वल टू 3 माइनस 2k एंड y इज इक्वल टू k। तो बहुत सिंपल है, आप x और y की वैल्यू किसी भी एक में पुट कर देख लीजिए, ये आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहां पर k का मींस है के कोई भी नंबर ले सकते हैं आप। अब के कितने सारे नंबर ले सकते हैं, देखिए कुछ भी लीजिए, आपकी मर्जी है, आप लेके देखिए अपने अलग अलग नंबर, ये आपकी टास्क है, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया। कोई भी नंबर जो आपके माइंड में आ रहा है वो के की जगह रखकर देख लीजिए, एक्स की एक वैल्यू आएगी और वाई की वो वैल्यू आएगी, और वो एक्स और वाई की वैल्यू अगर आप ये यहां रखेंगे तो वो इक्वेशन, ये दोनों की दोनों इक्वेशन डेफिनेटली सेटिस्फाई होगी। तो इट मींस यहां पर हमारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो वो निकालते कैसे हैं मैं दोबारा बता रहा हूं, एक वेरिएबल को आपने के मानना है, के मानिए या कुछ और मान लीजिए, आपकी मर्जी है, वैसे ज्यादातर हम के ही मानते हैं। के माना हमने, के इज एनी नंबर, एनी रियल नंबर। फिर हम किसी भी एक इक्वेशन से y की वैल्यू पुट कर x की वैल्यू निकाल सकते हैं। उस x के अंदर जो वैल्यू आएगी वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही होगी, डेफिनेटली k के ऊपर।
तो देखिए के आएगा यानी उसके अंदर, तो यहां से एक्स और वाई की वैल्यू आएगी आपकी के में। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब देखिए अब एक केस हो रह गया। देखिए अब इस केस में हम ये कहेंगे कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है, तो क्योंकि हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया। जो पहला एग्जांपल किया था उसमें भी क्या था, हम कहेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट है, वो कंसिस्टेंट है हमारा। कई बार लिखा आ जाता है कि प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, तो सिंपल है, सॉल्यूशन निकाल कर दिखाइए। तो अगर सॉल्यूशन निकल रहा है तो कंसिस्टेंट है, और सॉल्यूशन नहीं निकल रहा तो इनकंसिस्टेंट है। तो अब देखिए हमने निकाला यहां इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट किए, पहले वाले केस में यूनिक किए थे। अब एक एग्जांपल में आपको ऐसे करवाने जा रहा हूं जिसमें आपका क्या होगा, आपके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे और ना ही यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए कैसे, अब मान लीजिए मैं यहां पर कर देता हूं, इसकी बजाय मैंने कर दिया मान लीजिए आपका 3 और 4 कर देता हूं मैं, ये सिर्फ मैंने इतना सा चेंज किया है। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, अब इक्वेशन बदल चुकी है, डी आपका सेम है, 0 ही आएगा। अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन करवाने लगा हूं मैं। अब D1 अगर आप निकालेंगे तो यहां आप 3 4 लिखेंगे, अब क्योंकि इसको यूज करना आपने। अब निकालिए 8 3 जा 24 माइनस 4 2 जा 8, और ये आपका आ गया 12, ये तो नॉट इक्वल टू 0 आया आपका। अब D2 निकाल के देख लीजिए, 1 4 तो ऐसे ही रहेगा, इसकी बजाय क्या लिखोगे आप, 3 4 लिखोगे, तो ये आपका आएगा 4 माइनस 12, 4 माइनस 12 मींस माइनस 8, यानी कि ये भी नॉट इक्वल टू 0 आया। और यही हमें कहा गया था कि डी तो 0 आता हो और इनमें से कोई एक 0 ना आता हो, या दोनों ही 0 ना आते हो, कोई एक भी 0 ना आए ना, इट मींस सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब यहां पर हम लिखेंगे d इक्वल टू 0, d1 नॉट इक्वल टू 0, d2 नॉट इक्वल टू 0, इट मींस no solution and equations are inconsistent। इक्वेशंस क्या है हमारी, इनकंसिस्टेंट है। तो देखिए मैंने इसमें ही आपको करवा दिया है। तो ये बहुत सिंपल है। तो तीनों केस, 3 केस हो सकते हैं। हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, तो उसमें एक्स और वाई की डेफिनेट वैल्यू आएगी। हो सकता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, तो वो उसके मैंने बताया कब होंगे, जब डी भी 0 हो, D1 भी 0 हो, D2 भी 0 हो। और वो निकलेंगे कैसे, वो इस वाले मेथड से यहां से आपके निकलेंगे। ये देखिए अब इसका पार्ट नहीं है ये ध्यान रखेंगे आप, ये इसका पार्ट नहीं है। अब ये अलग क्वेश्चन हो गया है क्योंकि मैंने इसमें चेंज कर दिया था। उसके बाद और अगर D 0 हो और D1 और D2 में से कोई एक या दोनों ही 0 ना हो, तो हमारा क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, यानी कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी एक्स और वाई की कोई वैल्यू ही नहीं है जो इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। यानी कि बस इसमें एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, यही बस ये लिखने के बाद हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। अब यही सेम स्टेप्स हम अप्लाई करेंगे 3 वेरिएबल्स के ऊपर। वो कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।